हाँ तो बच्चों, आज हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था उन फॉर्मूलाज को जो बहुत ज़्यादा आपके स्कोप से नहीं थे। थोड़े से लग रहा था कि हाँ 10 के कॉन्सेप्ट पे नहीं थे वो, उसमें थोड़े से 11th वाले फॉर्मूले लगे हुए थे, लेकिन कराना ज़रूरी था। मैंने आपको जैसे बताया था, तो उसका मैंने सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन कराए थे लास्ट लेक्चर में, और आज कुछ क्वेश्चन और करेंगे, कुछ आए हुए क्वेश्चन करेंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस को भी थोड़ा सा समझ लेंगे इसमें। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। तो फॉर्मूले सिर्फ मैंने क्या कहा आपको, एक बार फॉर्मूले आपको देखने पड़ेंगे, है ना। जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे उनको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूलाज जो है ना हमारे लिए वही प्ले रोल अदा कर रहे हैं इसके अंदर। तो ठीक है, क्वेश्चन हम लिखते हैं सी क्वेश्चन है हमारा। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, इसको देखो घबराना नहीं है, अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है जो हमने आपको सबसे पहले बताया था। आप x की वैल्यू अपने पास से डालते रहो, कहीं ना कहीं तो सटीक बैठेगा, जहां सटीक बैठ जाए वही आंसर है। ठीक है, देखो इसमें भी कोशिश करेंगे हम। ऑप्शन ए साइन स्क्वायर एक्स, ऑप्शन बी कॉस स्क्वायर एक्स, ऑप्शन सी टेन स्क्वायर एक्स, एंड ऑप्शन डी कॉट स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोनों तरीके हैं हमारे पास भैया, ट्रेडिशनल मेथड भी है, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा cos 2x का, उससे भी हो जाएगा, और कॉम्पिटिटिव मेथड से देखते हैं पहले, उससे अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो पहली चीज, हम x की क्या वैल्यू चूज करें जिससे हमारा एक सिंप्लीफाई आंसर ले जाए। देखो यहाँ पर तो याद रखना, यहाँ एंगल है आपका 2x, तो हम क्या करते हैं, उसको पूरे को 0 बना लेते हैं cos 2x। तो अब x की क्या वैल्यू रखोगे, मैं x की अगर 45 वैल्यू रख दूं यहाँ पर, लेट मैंने x सपोज कर लिया कितना 45, ठीक है, तो cos 45 इंटू यानी cos 90, यहाँ भी cos 90, तो यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्या है, ये 1 किस किस के बराबर हो रहा है। ठीक है, ये 1 किस किस के बराबर हो रहा है ये हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर अगर 45 रखूंगा तो ये 1/√2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। ये तो बात खत्म कर दी यहाँ पे इसने। ये भी तुम्हारा 1/√2 होता है तो ये भी 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 ऑप्शन ओमिट हो गए। यहाँ पर इस मेथड से तुम एक इस कंक्लूजन पर आए कि साहब टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू भी 1 होती है, कॉट स्क्वायर 45 की वैल्यू भी 1 होती है, यानी कि इन दोनों में से एक आंसर है। तो 45 हमारी बात नहीं चली, आंसर ये तो 2 ओमिट हो गए ना। अब एक वैल्यू और चूज करो। अब कौन सी वैल्यू चूज करोगे, अब चूज करोगे आप 0 चूज करके देखो, तो कॉस 0 क्या होगा, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो 2 इंटू 0 cos 0 1 यानी 1 माइनस 1 0, 0.2, तो यानी कि ये 0 आ रहा है। 0 रखने पे ये पूरा एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये 2 ऑप्शन तो हट गए आपके पास से, बचे दोनों ये। तो अगर आप इसमें 0 पुट करोगे तो ये नॉट डिफाइंड है, और इसमें 0 की वैल्यू 0 आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। चेक कर लो एक बार अच्छी तरह से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं। ये कोई सा भी क्वेश्चन है उसकी कमर तोड़ देता है। ये देख लो इतना बड़ा 11th का क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, लेकिन आपको पास अगर ट्रेडिशनल मेथड के अलावा ये कॉम्पिटिटिव ट्रिक है तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो देखो वही चीज है ना, पहली वैल्यू हमने क्या लेके देखी, ये तो आप आंखों से कैलकुलेट कर लोगे, माइंड से कैलकुलेट कर लोगे, लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो इसका आंसर है टेन स्क्वायर एक्स। अब मैं आपको ट्रेडिशनली करके दिखा देता हूँ। तो cos 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसमें। तो ये क्या होता है, 1 को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, अपॉन नीचे आओ 1 को फिर अगेन तुम क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और cos 2x किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देख लो कैलकुलेशन से बचना है तो ये मेथड सीख लो। ये मैं करवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि भैया पता होना चाहिए कैसे आया है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, देखो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स ना, यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल होगा, तो यानी कि कितना आया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 गया, कितना बचा tan स्क्वायर एक्स। जो हमने इतनी मेहनत करके आंसर निकाला वो आप चुटकियों में निकाल रहे हो, तो कौन सा बेटर वे है? आई थिंक दिस इज द बेटर वे। अपने पास से x की वैल्यू चूज करो और ऑप्शन से मिलाओ, अपने पास से x की वैल्यू चूज करो और जो आपका ये आंसर आ रहा है उसको इस ऑप्शन से मिलाओ, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है इक्वल टू किसी दूसरी क्वांटिटी की होगी ना, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यही तो आपको कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही है? पहली वैल्यू रख के देखी मैंने π/4 यानी कि 45 रख के देखी x की वैल्यू, तो ये क्या हो रहा है, ये 0 ये 0 यानी कि 1 आ रहा है 45 पे, तो यहाँ से ये 2 ऑप्शन कट गए, ये दोनों फंस रहे। ठीक है, 45 पे बात नहीं बनी, 2 ऑप्शन मिलने हैं, दूसरी एक और वैल्यू रख ली, तो ये 2 में से 1 मिल गया, दैट्स ऑल। ओके बच्चों, तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस 2009 या 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 9 and 10। क्वेश्चन, इफ थीटा एंड फाई be acute angles, be acute angles, थीटा और फाई क्या है, acute angles हैं, and sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये दे रखा है, और एंड cos फाई इज इक्वल टू 1/3। ये अलग अलग चीजें हैं, आपको बताना है। देन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कॉन्सेप्चुअल है, देखना इसको। देन ऑप्शन ए π/6, थीटा प्लस फाई जो है हमारा वो किसके बीच में लाई करेगा, π/3। ठीक है, ऑप्शन बी π/3, थीटा प्लस फाई π/2। पाई सब तो कंफ्यूजन नहीं हो रही ना, सी π/2 थीटा प्लस फाई 2π/3, एंड ऑप्शन डी 2π/3 थीटा प्लस फाई 5π/6। ये हमारी कंडीशन हमें दे रखी है। ठीक है, हाँ साहब, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि थीटा और फाई जो है ना हमारे एक्यूट एंगल्स है ना, और यहां पर क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और कॉस फाई दे रखा है 1/3। ठीक, तो आपको क्या बताना है कि थीटा प्लस फाई जो है किस किस के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात, एक्यूट एंगल्स की बात कर रहा है ना, तो सीधा सीधा साइन थीटा जो है ना हमारा, साइन थीटा किसके बराबर है, 1/2 के, है ना। 1/2 के बराबर कब होता है, जब साइन थीटा साइन π/6 के बराबर हो। ठीक है, यहां से ये चीज क्लियर हो रही है कि थीटा जो है ना हमारा वो π/6 है। थीटा क्या है हमारा, π/6 है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि थीटा जो है ये π/6 है, यानी कि 30 डिग्री है, ये तो कंफर्म है। लेकिन ये जो वैल्यू है ना 1/3, ये हमारे उन टेबल्स में नहीं आती जो हमने याद की है। उसमें तो कुछ ही वैल्यूज है, या तो 0 है, या 1 है, या 1/√2 है, या 1/√3 है, या √3/2 है, या 2/√3 एंड सो ऑन। 1/3 तो नहीं है ना, तो 1/3 का मतलब ये होगा कि 1/3 किस किस के बीच में लाई करेगा नंबर,
1/3 जो है वो किन किन नंबर्स के बीच में लाई करेगा? 1/3 जो लाई करेगा वो किस किस के बीच में लाई करेगा? वो लाई करेगा 1/2 और देखो सी cos 90 क्या होता है? 0 होता है ना, यानी कि cos π/2 जो होता है ये 0 होता है नहीं होता? दूसरी चीज उसके बाद क्या है? 1/3 है, cos π/6 यानी कि 60, ये कितना होता है? 1/2 होता है। और जो हमारा नंबर ये 1/3 है ना, ये 0 से लेकर 1/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये 0 से लेकर 1/2 के बीच में लाई कर रहा है, समझे बच्चों? यानी कि ये cos phi जो है, ये 1/3 जो है, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, सिंस 1/3 लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2, इसमें कोई दिक्कत है? करेगा नहीं करेगा? तो जब आपने इसकी राइट हैंड साइड की रेंज लिख ली तो आपको लेफ्ट हैंड साइड की भी तो रेंज लिखनी पड़ेगी। तो ये 0 कब होता है? ये 0 होता है, इसका मतलब क्या होगा कि phi जो है ना हमारा, ये कहां से कहां तक लाई करेगा? π/2 से लेकर कहां तक? π/6 तक। कहां तक लाई करेगा? π/2 से लेकर π/6 तक। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि थीटा प्लस फाई जो है वो कहां से लेके कहां तक लाई करेगा? थीटा प्लस फाई जो है वो कहां से लेके कहां तक लाई करेगा? तो थीटा तो हर बार फिक्स है, थीटा तो हमारा फिक्स है, कितना? थीटा की वैल्यू तो हमारी फिक्स आई है π/6, लेकिन ये वैरी कर रहा है यहां से लेके यहां तक। तो आपको जो रेंज लिखनी पड़ेगी, जो ऑप्शन दे रखी है, तो इन द फॉर्म ऑफ रेंज ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा प्लस फाई जो है हमारा, थीटा प्लस फाई जो है हमारा, वो कहां से कहां तक लाई करेगा? यानी कि इधर क्या था हमारा? इधर था हमारा π/2, ये तो हमारी फाई की वैल्यू आई, ये तो हमारी फाई की वैल्यू आई। देखो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसको उल्टा करके लिख दिया मैंने, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, सॉरी। यानी कि फाई जो है ना हमारा वो π/6 से π/2 तक लाई करेगा, इसके बीच में लाई करेगा। ये कंडीशन है एक्चुअल में, है ना। एंगल जो है ना हमारा इसके बीच में तो लाई करेगा π/6 से लेकर π/2 तक। π/6 कितना है हमारा? सॉरी π/3 है ये। π/3 कितना है? 60 हो गया, यानी कि 1/2। और ये कितना हो गया? 90 हो गया, यानी कि 0। तो इसके बीच में लाई करेगा। तो थीटा प्लस फाई किसके बीच में लाई करेगा, ये हमें बताना है। तो सी, थीटा तो फिक्स है, तो थीटा प्लस फाई जो है वो किस किसके बीच में लाई करेगा? इसमें क्या था? π/3, ये तो फाई में था। और इसमें कौन सा एंगल? ये तो फिक्स है, प्लस π/6। और इधर क्या आएगा? π/2 प्लस π/6, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? π/2 थीटा प्लस फाई। और ये कितना होगा, जल्दी बताओ मुझे? ये हो जाएगा एलसीएम आएगा 6, 3 पाई प्लस पाई अपॉन 6, यानी कि π/2 से लेकर 2π/3 तक लाई करेगा ये। दिस इज द रेंज ऑफ थीटा प्लस फाई। ऑप्शन है क्या? दिस इज द आंसर। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूं, हो सकता है बहुत से बच्चों के समझ में नहीं आया। देखो है क्या एक्चुअल में, ये रेंजेस होती हैं, है ना, रेंजेस होती हैं। देखो थीटा की, अगर देखो यहाँ पे थीटा की तो कोई रेंज नहीं आई ना, थीटा तो डायरेक्ट निकल कर आ गया। लेकिन हो सकता है थीटा भी तुम्हें 1/3 दे दिया होता, है ना, तो थीटा की भी रेंज निकलती ना। तो ये जो रेंजेस है ना, एक इक्वेशन 1 बनती और एक इक्वेशन 2 बनती, और दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। यानी कि इस साइड में इस साइड वाला, इस साइड में इस साइड वाला, और इस साइड में इस साइड वाला। ठीक है, लेकिन देखो क्या है, थीटा तो एक्चुअल में क्या है? π/6 है ना, और फाई क्या है? फाई हमारा जो लाई कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फाई जो हमारा लाई कर रहा है कहां से? π/3 से लेकर π/2 तक लाई कर रहा है। तो क्या करोगे? थीटा प्लस फाई में तो दोनों तरफ थीटा की वैल्यू आप क्या कर दोगे? इसमें ऐड कर दोगे। वही हुआ कि दोनों तरफ हमने थीटा की वैल्यू क्या हुई? थीटा क्या था? π/6, यहाँ भी π/6 ऐड हुआ और यहाँ भी π/6 ऐड हुआ, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल कर आ गई। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की रेंज आ जाएगी निकल के, तो π/2 से लेकर 2π/3 तक। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये रेंज निकाली। क्वेश्चन आ चुका है 2009-10 में, और इसको आप बहुत ध्यान से कीजिएगा जाके।
तो नोट कीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चंस हमारे आए हुए क्वेश्चंस है ना। देखो ये क्वेश्चन और 2000 आपके 9 और 10 में आ चुका है। क्वेश्चन है हमारा चलो इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ये भी क्वेश्चन है हमारा 9 और 10 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए sin 1 इज ग्रेटर देन sin 1 डिग्री। ओके, ऑप्शन बी। अभी मैं क्वेश्चन लिख दूं फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये एक्चुअल में है क्या। cos 2 इज लेस देन cos 1। ऑप्शन सी sin 2 इज लेस देन sin 1 एंड ऑप्शन डी tan 1 इज लेस देन tan 2। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप एक डिफरेंस इसमें देख रहे होगे बहुत आसानी के साथ कि डिग्री सिर्फ इस पर है, बाकी सब ये 1 2 3 क्या है एक्चुअल में, ये रेडियंस है। ये जो हमें दे रखा है ना 1 2 3 4 डिग्री, हमेशा जो है उसके नीचे डॉट लगी होती है, ऊपर डॉट लगी होती है नंबर के बाद, तो वो डिग्री की आपको पहचान है। लेकिन यहाँ पे डॉट नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब ये एंगल हमारा रेडियन में है। तो जरा सोच के बताओ कि एंगल का कौन सा यूनिट जो है वो बड़ा होता है, डिग्री या रेडियन। देखो देखो 3.14 रेडियन जो होता है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। 3.14 से क्या कंफ्यूज हो रहा है यार, पाई रेडियन है ना, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि 1 रेडियन बराबर होगा 180/3। तो ये चीज तो जाहिर सी है, दिख रहा है ये सबको कि रेडियन जो है ना वो बड़ा यूनिट है डिग्री से, क्योंकि 1 रेडियन बराबर है किसके, ये कुछ डिवाइड करोगे तो 180/पाई आएगा। 3.14 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ समथिंग 50 समथिंग, कुछ 56 या 57 डिग्री कुछ आएगा निकल के। 1 रेडियन बराबर होता है 56 पॉइंट समथिंग डिग्री निकल के आएगा, जो भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो यानी कि हमारा रेडियन जो है वो बड़ा यूनिट है ना। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो साइन की जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ही वैल्यू उसकी बड़ी होती है। साइन 0 करो, 1 करो, 2 करो, फिर साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती। तो साइन जो है ना छोटे से एंगल, छोटे से लेके बड़े तक क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखो 0 से लेके आगे तक जाओगे तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा साइन, है ना। तो 1 जो है ऑब्वियसली 1 डिग्री से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि साइन 1 जो है वो साइन 1 डिग्री से बड़ा ही होना है। दिस इज साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है हमें, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद करते हैं बात इसकी, है ना, कि cos 1 बड़ा होगा या cos 2 बड़ा होगा। कि cos की जितनी कम वैल्यू होती है उतनी ही ज्यादा वैल्यू निकल कर आती है। कैसे, cos 0 की 1 होती है और cos 90 की क्या होती है, 0 होती है। तो यानी कि जितना कम होगी cos की वैल्यू उतनी ही उससे उसकी रियल नंबर में बड़ी वैल्यू निकल कर आती है। cos क्या करता है, 0 से लेकर 90 तक क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो यानी जितनी कम वैल्यू cos की 1 वैल्यू उतनी इसकी बड़ी वैल्यू निकल कर आएगी। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ठीक है, अब इधर आओ, ये कह रहा है साइन 2 इज लेस देन साइन 1। साइन की वैल्यू जो होती है ना बड़े पे होती बड़ी, 60 पे, 0 पे कम होगी, फिर उसके बाद बढ़ती रहेगी इस तरह से। तो हमारा ये ऑप्शन जो है ना ये इनकरेक्ट दिखाई दे रहा है हमें। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। बाकी ये तो ठीक है, tan 2 इज ऑब्वियसली ग्रेट, tan भी क्या करता है 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, साइन 2 इज लेस देन साइन 1। तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, आंसर इज सी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए।
हाइट एंड डिस्टेंस में मैं ज़्यादा जो है अंदर नहीं जाऊंगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी लेवल के, कुछ नहीं है, वही पहली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 8.1 का, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा उसमें, मैं 7-8 क्वेश्चन करवाऊंगा एंड दैट्स ऑल। ओके, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। हाँ, ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला कॉन्सेप्ट पर ही था, 2009 और 10 का क्वेश्चन है ये, 9 एंड 10 का पेपर काफ़ी टफ था पेपर, अगर आप देखो ना तो ये पेपर काफ़ी टफ लग रहा है मुझे भी। इवेलुएट इवेलुएट 1/√2 what cosec -675 डिग्री प्लस √2 sec 765 डिग्री, ओके, माइनस कॉट 1250 डिग्री। कंफ्यूज मत होना, इतने बड़े एंगल देख के डर जाओ कहीं। ये वैल्यू किसके बराबर होगी? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी -4 एंड ऑप्शन डी -2। हाँ जी तो पहला काम क्वाड्रेंट बनाओ, कार्टेशियन सिस्टम, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम। 675 देखो वही चीज है, पहली चीज आपको इस कंफ्यूजन को दूर करना है कि माइनस है ना, तो क्या माइनस होने पे क्या कॉसेक माइनस बाहर आ जाएगा? सिर्फ कॉस के केस में और सेक के केस में जो है माइनस वाला प्लस हो जाता है, अदरवाइज ही माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा इसका, 1/√2 कॉसेक 675 आ जाएगा। लेकिन 675 का भी तो केस सुलझाना है हमें। तो अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 675 कौन से क्वाड्रेंट पर आएगा, कौन से क्वाड्रेंट पर आएगा? देखो ये चला पहला क्वाड्रेंट, ये कंप्लीट हुआ, कितना हुआ ये? एक साइकिल में कितना हुआ? 360, ठीक है। अब इधर चलो, यहां पे 180 हुआ, 360 प्लस 180 कितना हुआ? 540, ठीक। इधर आओ, 90 भी ऐड करो इसमें, 540 प्लस 90 कितना हुआ? 630 ना, 630। अब इधर आओ, ये कितना है? 675। 630 में 45 ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट पर आ गया ये? फोर्थ क्वाड्रेंट पर। तो आप इसको लिख सकते हो क्या? इसको आप लिख सकते हो क्या? माइनस आ जाएगा, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, 1/√2 कॉसेक, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, 720 -45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें, एक ही बात है, देख लो। तो ये 720 यहाँ पे खत्म है, अगेन ये फोर्थ क्वाड्रेंट पर आ रहा है, हमें थीटा चेंज नहीं करना, मैं वही कंसीडर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं इसकी √2 वाली, प्लस √2, ये क्या है? 765, 720 देखो 360 यहाँ पर आया, फिर रोटेट किया 360, 720 आ गया, 720 में क्या ऐड करोगे? 45, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा ये। तो आप इसको लिख सकते हो क्या? सेक 720 प्लस 45, 720 को आप 2π भी लिख सकते हो। तो ये 720 के फैक्टर में भी चेंज नहीं होगा, 180 का फैक्टर, 360 का फैक्टर, उसका डबल का फैक्टर, 540 का फैक्टर, 720 का फैक्टर, इसमें तुम्हारा थीटा चेंज नहीं होता। तो ये तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट आया? ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला एंगल, ठीक है। अब इधर आओ, माइनस कॉट, ये क्या है? 1215, ठीक है। 360 अगेन 720, यहां 180 आया, कितना आया? 900 हो गया, 900 यानी कि 900 हो गया। अब 900 में फिर से तुम 180 ऐड करो, कितना आएगा? 900 में 180 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 1080, 1080 यानी कि 1080। फिर यहां पर आओ, 90 ऐड करो इसमें, 1080 प्लस 90 कितना होगा? 1170। अब 1170 में यानी कि यहां पर आके 1170 हो गया, 1170 में क्या ऐड करेंगे? 45, तो थीटा चेंज हो जाएगा तुम्हारा। तो ये क्या हो जाएगा? कॉट
1170, देखो यहाँ पर आ गए हम, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं 45, 1215 लाने के लिए क्या ऐड करेंगे 1215 लाने के लिए क्या ऐड करेंगे 45, देख लो 5 7 4 11 का, ठीक है 45 ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे 90 का फैक्टर आ गया ना, 90 के फैक्टर में क्या होता है थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, तो कॉट 170 45 जो भी आएगा निकल के सेकंड क्वाड्रेंट पर आ जाएगा, इतना पता है हमें, ठीक है। तो यानी कि अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हमारी यहां कर लेंगे हम सॉल्व, सी 720 माइनस 45 क्या हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो -1/√2 कॉसेक 45 ही रहेगा ये, ठीक है, ये कॉसेक 45 रहेगा, -1/√2 कॉसेक, कौन से विद नेगेटिव साइन लेना है, कॉसेक 45 की वैल्यू विद नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस का कॉसेक 45 आ जाएगा ये, ठीक है। दूसरी चीज देखो आप इधर हो, √2 सेक 720 प्लस 45 ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो प्लस ही रहेगा ये, प्लस √2 सेक 45, अब इधर आइए माइनस, ये कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंचा, ये पहुंचाएगा सेकंड क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉट क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाएगा, तो कॉट क्योंकि 1170 का फैक्टर है तो ये क्या हो जाएगा चेंज होकर 90 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 10, ऑलरेडी माइनस का है ही, प्लस हो जाएगा 10 45 डिग्री, ठीक है। तो बस बात खत्म हो गई, तो ये कितना आया -1/√2 इंटू -√2, ये कितना हो जाएगा प्लस √2 सेक 45 की वैल्यू क्या होती है, सेक 45 की वैल्यू भी √2 होती है, ओके, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा 1 + 2 + 1, द आंसर इज 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए, तो इसके बाद जो है ना यहां करा दिया, उसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस का कवर करेंगे, उसके क्वेश्चंस करवाएंगे और देन इस चैप्टर को हम जो है ना क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो वो अभी इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस कराते हैं। आराम से देखो, इसको समझो ध्यान से, है क्या ये, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया होगा आपने, आपके यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस होते हैं, 11 एंट्रेंसेस होते हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के टेस्ट होते हैं, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बेसिक पूछा जाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा ओवरऑल नहीं, लेकिन इससे आपका साथ नहीं छूटेगा, क्योंकि जेई के जो सिलेबस होता है ना हमारा, जब आप आगे 12th कर लोगे तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे जेई, उसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, जो जेई मेंस और एक जेई एडवांस, तो मेंस के सिलेबस में हाइट एंड डिस्टेंस नहीं होता, लेकिन एडवांस के सिलेबस में होता है, एनडीए के सिलेबस में भी होता है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ज़्यादा टफ नहीं होता, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर जो है बस आपको फिगर बनानी आनी चाहिए, अगर आपने फिगर ड्रॉ कर ली तो देन क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपने आप। तो इसके अंदर है कि एक्चुअल में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इसको चैप्टर को बोलते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, एक्चुअली एप्लीकेशन क्या है इसका ये बताएगा ये, एक होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, 2 चीज़ें हैं, एक हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो अगर हम बात करें आपसे, तो लेट सपोज ये कोई तार है, दिस इज द हाई टेंशन लाइन, कोई हाई टेंशन लाइन है, यहाँ पर कोई
बर्ड बैठी है, ठीक है, ये कोई चिड़िया बैठी है इस पे, और यहाँ से कोई एक हंटर आता है, ठीक है, ये कोई हंटर है। उसने क्या करा, बंदूक अपनी तानी चिड़िया के ऊपर इसको मारने के लिए। तो इसकी आई से जो एंगल फॉर्म होता है, इसकी आई से जो एंगल फॉर्म होता है इस बर्ड को देखने के लिए, ये एंगल विद द बेस, जहाँ पे ये खड़ा है, ये रेफरेंस बेस कहलाता है इसका, ये एंगल कहलाता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब ये चिड़िया तो बेवकूफ़ है नहीं, ऊपर वाले ने तो इसको भी आंखें दी है ना, तो ये भी तो देखेगी, अपनी जान बचाएगी, हिफाजत करेगी। अच्छा मैंने इसकी आंख नहीं बनाई, लो भाई मैं आंख भी बना देता हूँ, ठीक है, तो ये भी तो अपनी जान बचाएगी ना। तो इसने क्या करा, इसने हंटर को देखा, इसने हंटर को देखने के लिए क्या करेगी, ये क्या करेगी, अपनी गर्दन नीचे करेगी इस तरह से। तो इसकी आई से जो हंटर पर एंगल बन रहा है, हो सकता है ज़रूरी नहीं कि सेम हो, अलग भी हो सकता है, यानी कि इसका बेस कौन सा हुआ, इसका रेफरेंस बेस कौन सा हुआ, यही तो हुआ ना, यानी कि ये एंगल, इसको हमने नाम दे दिया कुछ फाई, ठीक है, ये हाई टेंशन लाइन में इसका बेस हो जाएगा। ये जो एंगल कहलाता है, जो ऊपर से इसकी आई से बन रहा है, ये कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब भाई नीचे देख रहे हो, एलिवेशन का मतलब ऊपर देख रहे हो, वही चीज़ है ना। तो हर किसी का एक रेफरेंस बेस होता है, इसका रेफरेंस बेस क्या होगा, फाई। ये जो भी रेफरेंस बेस हमने ये ले लिया, इसकी आंखों के सामने से पैरेलल लाइन जो होती है इसका रेफरेंस बेस कहलाएगा, और इसकी आंखों की जो पैरेलल लाइन होगी आपका रेफरेंस बेस कहलाएगा। तो इससे जो एंगल फॉर्म होता है, ये जो कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, और ये जो कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो इसने इसको देखा, इसने उसको देखा, इसने क्या किया, रॉकेट हो गई, उड़ गई, शिकारी क्या हुआ, बेकार, फालतू। तो ये तो खैर मजाक की बात थी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का, तो ये हम क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर, तो चीज़ें और फोकस हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हैं हमारे, हम देख लेते हैं इसके अंदर, हाइट एंड डिस्टेंसेस, ओके। इसके मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, कुछ एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। देखो बेटा एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, मैं आपको बता दूं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 3 सेकंड आ रहा होगा, और क्वेश्चन नंबर 16 में हाइट प्रूफ करनी है 6 मीटर, ठीक है। और उससे पहले का क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर है, कि दो शिप्स आ रही होती हैं, एक पीछे और एक आगे, उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछता है, तो आप उसको भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन बहुत है इसके अंदर करने के लिए, लेकिन सिर्फ आपको मैं क्या बताना है, बेसिक्स बताने हैं इसके, ओके। तो क्वेश्चन से आप बेसिक क्वेश्चन से करते हैं, पहले एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, इसको नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शेडो इज 1:√3, कॉमा, क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ द, देखो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिकली फील करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली फील करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। वो कौन बताएगा हो क्या रहा है, वो आप एक माइंड में अपनी इमेज फॉर्म करोगे कि हाँ ये ऐसे हुआ, ये अगर हाइट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है। देखो इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड, ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड and its shadow is 1:1/√3 कह लो, या 1:√3 कह लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, फुल स्टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द सन, ये आपको बताना है। ऑप्शंस ले लीजिए आप, 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी 90 डिग्री। ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है बच्चों। तो देखो सी, मैंने क्या कहा था, पहले आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिकली फील करना पड़ेगा। फील कैसे करेंगे आप, कि अगर कोई भी लेंथ है ना, अगर कोई भी लेंथ होती है तो उसकी शेडो कैसी होती है, या तो इधर आएगी शेडो या इधर आएगी, डिपेंड करेगा सन की तरह, है ना। शेडो ऐसा थोड़ी इसी के ऊपर आ जाएगी। तो शेडो क्या है, अगर ये कोई रॉड है जिसकी लेंथ क्या है, एल है ना, और इसकी शेडो कैसे आएगी, ऐसे आ जाएगी। तो यानी कि शेडो ये आपका आ गया सन, ठीक है। काला नहीं होता सन, मैंने काला बना दिया, ठीक है, येलो मार्कर नहीं है मेरे पास, वरना मैं बना देता, कोई बात नहीं। तो ये कंडीशन हमें दे रखी है, ये लेंथ है और ये लेंथ ऑफ द शेडो है। तो आपको क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द शेडो इज इक्वल टू वॉट 1/√3, ठीक है बच्चों। और अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये L/S क्या होता है एक्चुअल में, L/S परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3, और 1/√3 tan थीटा कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा 30 डिग्री। तो सिंपली थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा फील देना था आपको इस चैप्टर का, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ पोल, देखो ये भी ऐसे ही है, इफ द लेंथ of the shadow is the length of the shadow of a pole on a level ground, on a level ground is twice the length of that pole, is twice the length of that pole. Okay, क्वेश्चन समझो। the angle of elevation of the sun is, so the angle of elevation of the sun आपको बताना है। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी नन। क्या कह रहा है देखो, इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ पोल ऑन अ लेवल ग्राउंड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ दैट पोल, वही चीज है, वही चीज है। शेडो कितनी है, जो लेंथ है पोल की उससे कितनी है शेडो, डबल है। क्या है, डबल है। ओके, डबल है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा। तो एंगल अगर ये थीटा है, ठीक है, अगेन तुम लगा के देख लो, tan थीटा क्या होगा, L/2L कितना आएगा 1/2, tan थीटा तो 1/2 होता ही नहीं है, तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, जो भी एंगल आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसे नोट करिए जल्दी से। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी देखते हैं। आई होप इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, इस तरह ये क्वेश्चन आ भी चुका है। हाँ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप, इफ द एंगल्स
ऑफ एलिवेशन। ये क्वेश्चन उसी की तरह है जैसे क्वेश्चन नंबर 16 था हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 में। इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर कंफ्यूज मत होना, इसको टावर भी पढ़ते हैं कुछ लोग, टावर भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वी आर द इंडियंस, हमें कैसे भी इंग्लिश बोलने की परमिशन होती है। ब्रिटिश ट्रेंड कुछ होता है, यूएस ट्रेंड कुछ होता है बोलने का। कुछ लोग टावर बोलते हैं, कुछ लोग टार बोलते हैं। तो हमें ये नहीं देखना, हमें मैथमेटिक्स देखनी है एक्चुअली। तो क्या है, ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स distant A, and B। ये दे रखा है हमारा A is greater than B। फ्रॉम इट्स फुट, इस चैप्टर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं और लिखना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं लिखा होता फील नहीं आता सॉल्यूशन करने में, तो क्वेश्चन लिखना ज़रूरी हो जाता है थोड़ा सा। फ्रॉम इट्स फुट एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, from it are 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है आपसे, देन द हाइट ऑफ द टावर, देन द हाइट बतानी है आपको। ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन ए √a + b, ऑप्शन बी √ab, ऑप्शन सी √a - b एंड ऑप्शन डी √a/b। इतनी सी बात है। तो फिगर फील करो पहले, फिगर कैसी बनेगी इसकी, करना फील ही पड़ेगा। कंडीशन कुछ ऐसे है, ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम एंगल। ये तो आपको पता होगा ना, कोई भी चीज़ अगर डिस्टेंस के ऊपर होगी, यहाँ से जो भी डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना कम एंगल होगा, जो डिस्टेंस कम होगा उसको जो है थोड़ा सा और एंगल ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पर इसने कहा कि ये डिस्टेंस हमारा ए है, ये डिस्टेंस हमारा ए है, यहाँ से एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, और ये जो डिस्टेंस हमारा ये क्या है, ये बी है। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, और ये एंगल कितना बन रहा है हमारा 60 डिग्री बन रहा है। तो आपको क्या बताना है, इसकी हाइट क्या होगी। हाइट हमने मान ली h, ठीक है। तो ज़रा देखो दोनों बार tan थीटा लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर c, यहाँ पर tan थीटा किसके बराबर होगा, यानी कि tan 30 हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h/a, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा और tan 60 किसके बराबर होगा, मैं बार लिख नहीं रहा, इन ट्राइंगल, ये हो जाएगा h/b, ये आ गई इक्वेशन 2। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से आसानी क्या होगी, मल्टीप्लाई करने से आसानी ये होगी कि 1/√3 और √3 कैंसिल हो जाएगा। तो कर क्या रहा है, एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन दोनों इक्वेशन को, tan 30 और tan 60। दिस इज इक्वल टू व्हाट, h²/ab। tan 30 होता है 1/√3 और ये होता है √3, दिस शुड बी कैंसिल। दिस इज इक्वल टू व्हाट, h²/ab। तो यहाँ से किसके बराबर आएगा, h² निकल के ab के, और h किसके बराबर आ जाएगा √ab। दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसे नोट कीजिए जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन टाइम कॉन्सेप्ट के ऊपर ये भी करवा दूँ मैं। जो क्वेश्चन मेरे टफ है ना थोड़े से, मैं आपको वही करवा रहा हूँ, इजी क्वेश्चन आप कर लोगे, आई नो। तो मैं एक काम ये करता हूँ, क्वेश्चन लिखने से बेटर ये है
कि फिगर के थ्रू जो है ना क्वेश्चन समझा दूँ आपको, थोड़ा टाइम बच जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी हैं, लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो ज़्यादा टाइम लिखने में निकल जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी ना लेक्चर की। प्रोडक्टिविटी जब आती है ना, जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपके पास पहुँचे, क्वेश्चन तो पहुँच ही जाते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने, कह रहा अ मैन ऑन अ क्लिफ, क्लिफ किसे कहते हैं, चट्टान को, ठीक है, ये कोई आदमी है क्लिफ पर, ठीक है, मैन ऑन अ क्लिफ, अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व अ फिशिंग ट्रॉलर एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक उसने फिशिंग ट्रॉलर देखा, किस पर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ, देखो बनाते हम ऐसे ही हैं, और एंगल एक्चुअल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है, ये एंगल आएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली आप अल्टरनेट एंगल के थ्रू जो है ना, ये भी 30 डिग्री हो जाता है। तो उसने फिशिंग ट्रॉलर देखा यहाँ पे 30 डिग्री एंगल के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द शोर टू द पॉइंट immediately beneath the observer with a uniform speed of 6 minutes per liter, 6 मिनट्स, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड जो भी है। तो ये क्या कर रहा है, ये इस क्लिफ की तरफ, ये जो चट्टान है ना, इसकी तरफ मूव कर रहा है, और इसकी स्पीड जो है वो क्या है, 6 मिनट्स। कुछ इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, वो हमें नहीं पता क्या है। यूनिफॉर्म स्पीड हमने कुछ मान ली वी सपोज कर ली, लेट इसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगी, वी, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। तो जो इस तरफ मूव कर रहा है, ओके, शोर टू द पॉइंट, 6 मिनट बाद, 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ट्रॉलर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि 6 मिनट बाद जो है ना वो यहां पर आ गया, और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हुआ, 60 डिग्री, यानी कि कौन सा एंगल, दिस वन, ये एंगल हुआ 60 डिग्री। तो अगेन ये ऑल्टरनेट से ये भी 60 हो जाएगा 6 मिनट बाद, यानी कि यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 6 मिनट्स, ठीक है बच्चों। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, और इसको नाम दे दो डी। अब क्या कह रहा है आपसे, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ट्रॉलर फाउंड टू बी 60 डिग्री, तो ये क्या कह रहा है, द टाइम टेकन बाय द ट्रॉलर टू रीच द शोर, यानी कि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये क्या करना है, आपको बताना है। तो सी, अगर ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक 6 मिनट आपको दे रखा है, ठीक है, इसकी स्पीड मालूम है। तो अगर आप इस डिस्टेंस डीसी की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो इसकी स्पीड आपको मालूम है v, और टाइम कितना है 6 मिनट्स, तो ये डीसी कितना आ जाएगा 6v, ठीक है, ये डीसी कितना आ जाएगा 6v। तो बस आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि ये जो डिस्टेंस BC है इसको DC के टर्म में निकाल लो, क्वेश्चन खत्म। ये जो डिस्टेंस BC है इसको DC के टर्म में निकाल लो। वो कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एलिवेशन, डिप्रेशन, ये सब चीजें यूज करके यूज करना पड़ेगा। तो पहली चीज देखो, कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ABD, पहले हमने ये ट्राइंगल देखा। तो ABD में tan 30 किसके बराबर होगा, tan 30 बराबर हो जाएगा, अगर ये हाइट को मान लिया हमने, सपोज कर लिया h, तो ये हो जाएगा h अपॉन डिस्टेंस कितना है इसका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BD, या DB कह लो, BD आ जाएगा एक्चुअल में। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन BD, और h कितना आएगा, h आ जाएगा BD अपॉन √3। फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिए। दूसरा ट्राइंगल पर आओ ना, इन ट्राइंगल विच वन, ABC, tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन वॉट, h अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो यानी कि h कितना आएगा, √3 BC, इक्वेशन 2। तो यहां भी h है, यहां भी h है, दोनों को क्या करोगे, कंपेयर कर लो। तो इंप्लाइज दैट BD अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 BC। देखो मैंने क्या करना है, आप ध्यान में रखना, मैंने करना है क्या है, इस BC डिस्टेंस को DC के टर्म में निकालना है ना। DC के टर्म में क्यों निकालूंगा ये बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये 6v आ गया ना निकल के, यहां से हमारा काम आसान होगा। तो यानी कि BD इज इक्वल टू कितना आया निकल के, ये जो BD डिस्टेंस आया हमारा किसके बराबर है, 3BC के, ठीक है। तो आपको BC के किसके टर्म में निकालना है,
सी डी के टर्म में निकालना है। तो सी, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये जो बी डी डिस्टेंस है, ये जो बी डी डिस्टेंस है, ये किसके बराबर है? बी डी बराबर है हमारा डी सी प्लस सी बी, ये बी सी कह लो जो लिखा है हमने, सी। ये जो बी डी डिस्टेंस है पूरा ही किसके बराबर है? डी सी प्लस बी सी। अब बी डी हमने किसके बराबर निकाला यहाँ था? 3BC के। तो हमें बी सी निकालना है ना बी डी के डी सी के टर्म में, तो ये 3BC ऑलरेडी है, इजिकल टू डी सी प्लस बी सी, 2BC इजिकल टू डी सी। ठीक है बच्चों, तो बी सी कितना आएगा निकल के? बी सी आ जाएगा डी सी अपॉन 2। ये जो है हमारा, ये हमें करना, मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि हमारा ये जो डिस्टेंस है ना बी सी, इसको हमें डी सी के टर्म में निकालना है। तो ये कितना आया? डी सी अपॉन 2। अब जरा डी सी कितना रहा जल्दी देखो, डी सी था हमारे 6V के बराबर, तो बी सी कितना आया? 6V अपॉन 2 यानी कि 3V। ठीक है, अब टाइम निकालना है ना, इस बी सी को डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम टू कवर बी सी डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है इसका? 3V, और स्पीड क्या थी? V। कितना आएगा? 3 मिनट्स। ये जो डिस्टेंस कवर किया, इसको कवर करने के लिए कितना टाइम आया हमारा? 3 मिनट्स। ऑप्शन में है इसका आंसर यही है, 3 मिनट्स ही रहेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम इसी की तरह है। उसमें कार थी, इसमें फिशिंग क्लिफ है जो भी है ना, उसमें कार थी कि कार जो है वो अप्रोच कर रही है, 3 सेकंड बाद 6 सेकंड में यहाँ पहुंची। तो खोज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो कुछ भी लैंग्वेज हो जाए आप कर लोगे। है तो वही ना, मिजाज भी वही है, वैल्यूज भी वही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, मैंने इसलिए आपको करवाया जरूरी है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर ही लिया है। क्वेश्चन है, मैं वही करूंगा, फिगर बना दूंगा। कह रहा है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कोई वर्टिकल टावर है, ये कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा हुआ है। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। और इसके ऊपर जो है ये कोई फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, ठीक है, ये कोई वर्टिकल फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है इतना। A vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height h। इस फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी है? इसकी हाइट दे रखी है h, ठीक है। At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom of the flag staff is alpha। यानी कि इस पॉइंट से ये कुछ एंगल जा रहा है c, ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है? इस पॉइंट पे कोई आ रहा है, ये बन रहा है अल्फा, देख लेते हैं, दिस एंगल इज अल्फा। और फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज बीटा। और ये जो फ्लैग स्टाफ है हमारा, इससे एंगल कितना आ रहा है? ये निकल कर आ रहा है बीटा, लाइक दिस। ये जो एंगल हमारा ये कितना है? बीटा। तो आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द टावर इज, यानी कि टावर की हाइट कितनी होगी। हमने कुछ सपोज कर लिया, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी समथिंग एक्स, और यही एक्स आपको निकालना है। ऑप्शन दे दूं क्या है इसके? ऑप्शन ए है h tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ऑप्शन बी h साइन बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। ऑप्शन सी h कॉट अल्फा अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ऑप्शन डी h tan अल्फा
अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ओके, तो सी। तो क्या है इसमें, दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो इनको नेमिंग कर दो चाहो तो ए बी सी एंड डी। पहले ट्राइंगल हम कौन सा ले ले रहे हैं, पहले हम बड़ा ट्राइंगल ले रहे हैं ना, इन ट्राइंगल कौन सा, ए डी सी ले लेते हैं, ए सी डी। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या है, एच प्लस एक्स ना, एच प्लस एक्स अपॉन सी डी, ये बेस तो दोनों में सेम है ना, इजिकल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इजिकल टू क्या, टेन बीटा। ठीक है, यानी कि सी डी कितना आएगा निकल के, सी डी इजिकल टू एच प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। दूसरा ट्राइंगल लीजिए आप कौन सा, बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, इसे देखिए आप, एक्स अपॉन क्या, ये डिस्टेंस डी सी इजिकल टू टेन अल्फा, और x कितना, डी सी कितना निकल कर आएगा यहाँ पे, x अपॉन टेन अल्फा, इक्वेशन 2। देखो दोनों तरफ डी सी है ना, दोनों इक्वेशन को क्या करो आप, कंपेयर कर दो, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा, इंप्लाइज दैट एच प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा इजिकल टू एक्स अपॉन टेन अल्फा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x की वैल्यू है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो, एच टेन अल्फा प्लस एक्स टेन अल्फा इजिकल टू एक्स टेन बीटा। ठीक है, x वाले टर्म एक तरफ ले लो, एच टेन अल्फा इजिकल टू, इसको इधर ले लो, यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा निकल के, ये आ जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ठीक है, तो एच टेन अल्फा अपॉन डी इज द आंसर, ये कहानी है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए और हमारा चैप्टर जो है ना ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पर, ज़्यादा कुछ कराने के लिए है नहीं। ओके, नोट डाउन जल्दी से।